Very good morning, students. How are you all? Today I am going to teach you chapter number 1 of class 6 व्याकरण शिल्पी। आज मैं आपको कक्षा 6 के व्याकरण शिल्पी के पाठ 1 को पढ़ाऊंगी। हम इसके पिछली वीडियो में पेज नंबर 5 पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ चुके हैं। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पाठ का अध्ययन पेज नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जर्मनी, फ्रेंच, जापानी, पुर्तगाली, स्पेनिश, रूसी तथा हिंदी। विश्व में अंग्रेज़ी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। तो हमें यहाँ से पता चला कि विश्व में अंग्रेज़ी भाषा का प्रथम स्थान है, हिंदी भाषा का द्वितीय स्थान है तथा अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। अब हम बात करते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए भारत को हम बहुभाषी देश भी कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत को 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है और ये भाषाएं हैं असमी, बंगाली, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, तमिल, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उड़िया, तेलुगु, बोडो, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, कोंकणी, संस्कृत, मैथिली, मराठी, उर्दू, संथाली तथा हिंदी। तो इस तरीके से कुल ये 22 भाषाएं हैं। अब हम बात करेंगे मातृभाषा की। मातृभाषा का मतलब मदर टंग। व्यक्ति जिस भाषा को अपने घर परिवार में अपने माता पिता के साथ में बोलकर सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार में पलने वाला बच्चा सबसे पहले पंजाबी भाषा सीखता है और सिंधी परिवार में पलने वाला बच्चा अपने आप ही सिंधी भाषा सीखता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा का मतलब वह भाषा जिसको किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोला व समझा जाता है, वह वहाँ की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त है। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक भाषा की, स्टेट में बोलने वाली लैंग्वेजेस की। किसी भी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि कश्मीर प्रदेश है और कश्मीर में जो भाषा बोली जाती है उसे कश्मीरी कहते हैं। इसी तरीके से कर्नाटक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है, केरल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा मलयालम है, पश्चिम बंगाल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। पंजाब में हम पंजाबी बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल और हरियाणा में हरियाणवी। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है एवं असम में असमिया बोली जाती है। अब हम बात करेंगे राजभाषा की, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का मतलब है सरकारी भाषा, मतलब कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम ये भी जानेंगे कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा भी है। हिंदी देश की राजभाषा होने के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड आदि की राजभाषा भी है। इनमें अंडमान निकोबार के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे बोली की। किसी भी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम सामान्य रूप से बोली कहते हैं। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली, ब्रजभाषा इसी प्रकार से अनेक बोलियां प्रचलित हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसी पाठ को आगे पढ़ते हुए हम बोली और भाषा में अंतर सीखते हैं।
प्रश्न नंबर 7, बोली और भाषा में अंतर। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वहीं भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग होता है और जो भाषाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा भी कहा जा सकता है। व्याकरण सम्मत होने के कारण भाषा एक विकसित रूप होती है। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है और भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट मतलब लिपि की। जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित होता है। यह चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं और इन्हीं वर्णों और अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपियाँ एक सी नहीं होती है और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, फ्रेंच भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इसी प्रकार संस्कृत की लिपि देवनागरी है, जर्मन की लिपि रोमन है, बंगाली की लिपि बांग्ला है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ और यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे व्याकरण मतलब ग्रामर की। व्याकरण किसी भी भाषा का वह भाग होता है जिससे कि किसी भी भाषा को लिखने पढ़ने में शुद्धता आती है। किसी भी कार्य को सीखने के कुछ नियम होते हैं और नियमों की सही जानकारी के अभाव में हम उसे ठीक से नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हर भाषा के अपने नियम होते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और नियमों के इस शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। अब हम बात करेंगे व्याकरण के डिवीजन की यानी व्याकरण के विभाग की। व्याकरण को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के स्वरूप तथा इनके भेदों का अध्ययन किया जाता है। और जब हम वाक्य विचार की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सिंटेक्स बोलते हैं, इसके अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, स्वरूप, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ को पढ़कर हमने यह जाना कि अपने मन और भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जिस शास्त्र के द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने व बोलने के नियमों का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। So this is all about the chapter. I hope you understand it. अब आपको क्या करना है? अब आपको इसकी रीडिंग करनी है, इसको दोबारा से समझने की कोशिश करनी है और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने आप करने की कोशिश करनी है। So thank you children. I hope you understand it. Bye and have a nice day.